मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एक साथ ही काउंट होता है वैसे, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होती है जैसे m इंटू एन, वेर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जैसे मान लो 3 रोज हैं, ठीक है, a1 a2 इस a11 a21 a31, ठीक है। और मान लो 4 कॉलम्स है a12 a13 a14, ठीक है, a22 a23 a24 a32 a33 a34, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा m इंटू एन, मतलब इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 इंटू 4, ठीक है। दिस विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और जो ये मैंने लिखा हुआ है a11 a12, ये हर एलिमेंट को ऐसे ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं। a12 का मतलब पहली रो के दूसरा कॉलम का एलिमेंट, पहली रो, ये रोज हैं, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ये चीज, ठीक है, क्लियर है। a23 मतलब दूसरी रो का तीसरा कॉलम, a23 मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इनको नंबर्स को रिप्रेजेंट भी ऐसे किया जाता है। मान लो नंबर्स हैं यहाँ पे, तो अगर मैं मेरे को किसी एलिमेंट को रेफर करना होगा तो मैं बोलूँगा a24 को देखो, तो a24 मतलब आप समझ जाओगे कि दूसरी रो के चौथा कॉलम, ठीक है। और इसको मल्टी नहीं कर देना, ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का मतलब 3 रोज हैं इसमें और 4 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है जी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो सर, क्लियर, ठीक है। तो पहली चीज है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो अपने को आना चाहिए, ठीक है। अब इस पे आ जाओ पेज नंबर 59 पे, एग्जांपल 1 देखो, ठीक है। उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन, क्या चीज सौरभ? अरे लिखा नहीं है। हाँ लिख लेगा, ठीक है। 59 पे एग्जांपल 1 देखो, उन्होंने मतलब 2 फैक्ट्रीज का डाटा दिया हुआ है कि मेंस कितने वर्क करते हैं, ठीक है, और वुमेन कितने वर्क करते हैं हर फैक्ट्री में। तो सीधा सीधा उन्होंने बस इतना बोला है कि इस इंफॉर्मेशन को 3 इंटू 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। तो 3 इंटू 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में जो पहली रो है, जो पहली कॉलम है दैट विल रिप्रेजेंट मैन वर्किंग, और जो दूसरी है दैट विल रिप्रेजेंट वुमेन वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री 1 का डाटा, फैक्ट्री 2 का डाटा और फैक्ट्री 3 का डाटा, ठीक है। तो सीधा सीधा आप ऐसे लिखोगे 30 25 27 25 31 26, ठीक है। ये आपका बन जाएगा ओवरऑल क्या बोलते हैं, इस डाटा रिप्रेजेंट करते अपने मैट्रिक्स, हमारा मेनली डाटा रिप्रेजेंट करने की काम आता है, तो अपने डाटा रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो एग्जांपल 2 देखो, ठीक है। यार हर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे m इंटू एन ऑर्डर है तो 12 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, m इंटू एन, जो उसका ऑर्डर होता है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी द नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। अब एग्जांपल 2 में क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल 2 में बोल रहे हैं एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं, 1 इंटू 8 8 इंटू 1, ऑब्वियसली 1 इंटू 8 एंड 8 इंटू 1 अलग अलग चीजें हैं, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2, यही 4 चीजें बन सकती हैं, 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 2 समझ में आ रही है पेज नंबर 60 पे? तो समझ में आ रहा है यार? यस सर। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में वो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है हर एलिमेंट का आपको फॉर्मूला गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ आई माइनस 3j। आपको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 में देखो अगर आपको 1 एलिमेंट चाहिए, a11 चाहिए, आई और जे दोनों को 1 रखना पड़ेगा, 1 चाहिए तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस 3, तो ये बन जाएगा 1, 2 से 2 डिवाइड करके 1। अब आपको a12 चाहिए, a12 चाहिए तो i को 1 रखो, j को 2 रखो, i1 j2, तो बन जाएगा 5/2। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट रख सकते हो। 3 इंटू 2 का बनाना है तो कॉलम तो 2 ही चाहिए। अब दूसरी रो का a21 चाहिए, a21 चाहिए तो हाफ ऑफ, बस ऐसे 2i और j के इनपुट करते जाओगे, हाफ आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं?
किसी को डाउट? नो सर। AIJ का फॉर्मूला दिया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है, बस उसमें I और J की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। 3 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो 1 1 पुट कर दिया, 1 2 पुट कर दिया, 2 1 पुट कर दिया, 2 2 पुट कर दिया, 3 1 पुट कर दिया, 3 2 पुट कर दिया, ऐसे चल के ये अपना पूरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ओके चलो गुड, ठीक है। अब तो इस तरीके से आप ये बना सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आप समझते रहो, एग्जांपल तो दी हुई है, नोट करने का कोई खास अभी ऐसी चीज नहीं है जो बुक में नहीं है, ठीक है। तो अभी नोट नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, जो क्वेश्चन सोल्व करने को दूंगा वो करते रहना साथ साथ। अब हाँ जी बताओ। क्वेश्चन 2 क्या समझा? क्वेश्चन 2 में वही 8 एलिमेंट्स हैं सौरभ। कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल होंगे? या तो एक रो 8 कॉलम्स होगी 1 into 8, या फिर 8 रोज एक कॉलम होगी 8 into 1, या फिर 4 कॉलम्स 2 रोज होंगी 4 into 2। अगर 8 एलिमेंट है तो यही सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। 2 into 4, 8 कैसे कैसे बनेगा? 8 into 1, 1 into 8, 4 into 2, 2 into 4। इसके अलावा और कैसे निकल सकता है? ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, अब आ जाओ यार 61 पेज पे, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसकी सिर्फ एक कॉलम होती है, ठीक है। वैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स जिसका आपको A11, A21, A31, A41, A51 कुछ ऐसे हो सकते हैं। ये रोज इसकी हैं 4 रोज हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसकी एक कॉलम होती है, ठीक है। और ऐसी रो मैट्रिक्स होता है जिसकी एक रो होती है, A11, A12, A13। कॉलम जितनी मर्जी हो सकती हैं, ठीक है। मैंने 4 की कॉलम में एग्जांपल लिए, कॉलम जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन रो एक होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स में रो एक होती है, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होती है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, सिंपली डेफिनेशंस है, कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी तो आपको पता होनी चाहिए बस। नेक्स्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं। 3 into 3 भी हो सकता है, 4 into 4 भी हो सकता है, 2 into 2 भी हो सकता है, 1 into 1 भी हो सकता है। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है, ठीक है। ज्यादातर 3 into 3 वाला अपन यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। नेक्स्ट पेज पे देखो, 62 पेज पे 3 तरह के मैट्रिक्स हैं, डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिकल। ये तीनों थोड़े से एक जैसे होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। पहली बात तो तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट छोड़ के, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा मान लो 5 2 -1, डायगोनल वाले एलिमेंट छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो डायगोनल वाले में डायगोनल वालों को छोड़ के ये A11, A22, A33, अगर 4 into 4 होगा तो A11, A22, A33, A44। अगर 2 into 2 होगा तो A11, A22, ठीक है। जो भी मतलब डायगोनल वाले छोड़ के बाकी सब जीरो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है। कोई डाउट किसी को? नहीं आया समझ में। डायगोनल मैट्रिक्स होता है सौरभ जिसमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। उनको लिखते नहीं? क्या चीज? लिखते नहीं उनको? वो जीरो ही होते हैं सारे, ठीक है। सिर्फ A11, A22 और A33 छोड़ के, मतलब अगर 4 into 4 का है तो A11, A22, A33, A44 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है स्केलर भी, ठीक है। मतलब डायगोनल वाले छोड़ के बाकी सारे जीरो होते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल वाले भी सेम होते हैं, जैसे 2 2 2 लिख दिया। नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन डायगोनल वाले है, स्केलर भी डायगोनल की एक स्पेसिफिक केस है। स्केलर में क्या होता है, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट इसमें डायगोनल वाले एलिमेंट सारे सेम भी होते हैं। उसमें सिर्फ जीरो, मतलब बाकी सब तो जीरो होते ही हैं, उसमें से डायगोनल वाले इसमें डायगोनल वालों में एक आधा जीरो भी हो सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो कर दूंगा मैं, अगर यहाँ पे जीरो कर दूंगा मैं, तब भी ये डायगोनल ही रहेगा, ठीक है। डायगोनल वाले में एक दो जीरो भी हो सकते हैं, सारे के सारे डायगोनल में जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे 5 2 -1 था तो 5 0 0 भी होता तब भी डायगोनल मैट्रिक्स ही बनता। सारे के सारे कलेक्टिवली जीरो ना हो जाए, फिर वो एक नल मैट्रिक्स बन जाता है, उस पर बाद में आएंगे। अगर सारे के सारे जीरो बन गए तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है या नल मैट्रिक्स, ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के भी एक दो जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब तो जीरो होना कंपलसरी है, लेकिन डायगोनल वाले जीरो होना कंपलसरी नहीं है।
एक आधा जीरो हो सकता है उसमें, ठीक है। अगर 3 into 3 का मैट्रिक्स है तो दो एलिमेंट डायगोनल के भी जीरो हो सकते हैं, ठीक है। एक पक्के से नॉन जीरो होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए एक पक्के से नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। स्केलर बनने के लिए क्या होता है, बाकी सब तो जीरो होते ही होते हैं, वो डायगोनल डायगोनल की स्पेसिफिक केस है। स्केलर में क्या होता है, डायगोनल वाले भी सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। स्केलर और डायगोनल में सिर्फ इतना फर्क है, डायगोनल वाला बोलता था डायगोनल वालों को छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए, स्केलर वाला बोलता है कि बाकी सब तो जीरो होने ही चाहिए बट डायगोनल वाले सारे सेम होने चाहिए। समझ में आया, सबको समझ में आया, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। आइडेंटिकल थोड़ा सा और भी स्पेसिफिक केस है। आइडेंटिकल बोलता है डायगोनल वाले सेम भी होने चाहिए और वन भी होने चाहिए, ठीक है। ये भी डायगोनल की केस है, ठीक है। ये स्केलर का भी स्पेसिफिक केस है। स्केलर तो बेचारा क्या बोलता था कि डायगोनल वाले सारे सेम नंबर होने चाहिए, आइडेंटिटी बोलता है सेम छोड़ो, वन 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 होने चाहिए सारे, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको अपन। आइडेंटिकल मत लिखो, आइडेंटिटी लिखो, सॉरी, आइडेंटिकली आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है कि सारे वन वन डायगोनल वाले, बाकी सब तो जीरो होने ही चाहिए, डायगोनल वाले क्या बोलते हैं सेम होने चाहिए और डायगोनल वाले वन भी होने चाहिए। तो ये और भी स्पेसिफिक केस हो गया। तीनों में डिफरेंस क्लियर आपको? किसी को नहीं क्लियर तो पूछो यार, क्लियर। ठीक है। अब है आगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया, जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। जीरो नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है। जिसमें और जीरो नल मैट्रिक्स में इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है। 3 into 2, 2 into 3 भी हो सकते हैं, बाकी इन तीनों का स्क्वायर होना जरूरी था, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0, तो 2 into 3 मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। बाकी सब में आप नहीं बना पाओगे, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी में आप ये बिना डायगोनल बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के नहीं बना पाओगे, लेकिन जीरो मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है, ओके। अब यार नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपका पेज नंबर 63 रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, बुक का। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उन दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। जैसे मान लो A11, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स में कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ इक्वल हो सकते हैं। इक्वालिटी के लिए भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जो इसका पहला एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट होना चाहिए, और इसका जो 3 2 वाला एलिमेंट है वही इसका भी 3 2 वाला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा इक्वल होना चाहिए, तो हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तब जाकर दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हुआ ये सब? Yes, sir. ओके, एग्जांपल 4 सोल्व करते हैं जल्दी से। एग्जांपल 4, एग्जांपल 5, जल्दी करो सोल्व, ठीक है। पेज नंबर 63, एग्जांपल 4 और 5 सोल्व कर दो जल्दी से। उसमें पहले वाले के ए को दूसरे वाले मैट्रिक्स के ए के साथ इक्वेट कर देना, ऐसा ही है? हाँ, बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वेट कर देना, सीधा सीधा। इक्वालिटी वाले इसके अंदर सारे उसके एलिमेंट सेम होते हैं दोनों मैट्रिसेस में। लिमिट सेम होते हैं मतलब? सारे एलिमेंट्स जो अंदर है उसके सारे सेम होते हैं, हाँ हाँ, सारे, अगर एक भी अलग हो गया तो उससे इक्वल नहीं होंगे मैट्रिक्स, सारे के तो सारे। इन्हें इक्वेट करेंगे ना जो उससे कॉरेस्पॉन्ड करता है। हाँ बिल्कुल, जैसे x+3 को 0 से इक्वेट करोगे, z+4 को 6 से इक्वेट करोगे, 2y-7 को 3y-2 से इक्वेट करोगे, ऐसे, ठीक है। साथ साथ आंसर मैच कर देना यार अपना, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो फटाफट, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। एग्जांपल 4
एग्जांपल 4 हो गई। फिफ्थ भी करो, फोर्थ और फिफ्थ दोनों एग्जांपल करो, फिफ्थ भी बिल्कुल सेम है, करो सॉल्व जल्दी। एग्जांपल फोर्थ एंड एग्जांपल फिफ्थ दोनों सॉल्व कर दो। सर फिफ्थ भी हो गया। ठीक है, अब आ गया यार ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सी थी, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, आप समझ ही गए इसमें, ठीक है। ओके, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं अपन? ऐड करने के लिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट के लिए दोनों के लिए सेम कंडीशन है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग, जैसे A11 जो है इसके A11 के साथ ऐड होगा, ठीक है, A12 जो है इसके A12 के साथ ऐड होगा, ठीक है। जरूरी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, बट उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में भी ऐसा होगा, अगर दिस माइनस दिस कर रहे हो तो इसमें से वही जैसे पहले करते थे अपन, इसमें से ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ऑर्डर तो मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई डाउट? यस सर, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता ना? मल्टी डिवाइड तो होते ही नहीं मैट्रिक्स, सिर्फ तीन रूल हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल अभी करेंगे अपन, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट अपन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 कर दो, पेज नंबर 66 पे। एग्जांपल 6 पेज नंबर 66। हो गया सर। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं है ना, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो किसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट, अगर आप किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो एवरी एलिमेंट शुड गेट मल्टीप्लाई बाय 2। -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट, भले ही जो भी उसका ऑर्डर हो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को भी कर सकते हो, किसी नॉर्मल मैट्रिक्स को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब, अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ ए लिख रहा हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल ए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ ए लिखने का मतलब ए के हर मैट्रिक्स हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन कर रखा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस है, ठीक है, तो हर एलिमेंट को आपने नेगेटिव मतलब उसका साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, ये चीज डिटरमिनेंट्स में जाके थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अच्छे से समझ लो, अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हर एक एलिमेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एग्जांपल 7 सोल्व कर दो, पेज नंबर 68, एग्जांपल 7 सोल्व कर दो। साथ साथ आंसर मैच करते रहना, मैं इसलिए एग्जांपल करा रहा हूँ ताकि आपको आंसर मैच करना इजी रहे, ठीक है। कर दो फटाफट से। एग्जांपल 7 और पेज नंबर 69 पे एग्जांपल 8, ठीक है। एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 दोनों करो फटाफट सॉल्व। एग्जांपल 7 किसका होगा बताओ यार पहले। ठीक है, एग्जांपल 7 हो गया, ठीक है, गुड। एग्जांपल 8 सोल्व करो। एग्जांपल 8 में आपको एक्स मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा, एंड एक्स मैट्रिक्स शुड बी 3 into 2 ऑर्डर, क्योंकि बाकी दोनों मैट्रिक्स 3 into 2 ऑर्डर के हैं, तो आपको एक एक्स मैट्रिक्स एज्यूम करना पड़ेगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6 3 into 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो वहां से आपको पूरा मैट्रिक्स ही निकालना है, ठीक है।
तो 5b माइनस 2a उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फंडा समझ में आया आप लोगों को? इधर बोर्ड पे करने की जरूरत है क्या एग्जांपल 8 को? हेल्प चाहिए क्या आप लोगों को एग्जांपल 8 में? एग्जांपल 8 में हेल्प चाहिए क्या? सॉल्व करूं सही करा सर, वो 2 से उन्होंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? बिना करे नहीं हो सकता था। टू को किसमें से? माइनस 2a को? 2a क्यों सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड जी से? मैं एक्स मैट्रिक्स निकालना चाहता हूँ तो मैं एक्स को एक तो रखूंगा, बाकी सब एक तो लेके जाऊंगा ना। सर सीधे कर देते 2a। अरे वो सही हो गया था सर वहाँ पे। जब अपन छोटी क्लास में जब स्टार्टिंग में हम एडिशन सीखते थे, कभी हम ऐसे सीधा नहीं लेके जाते थे ना, पहले -2 करते थे। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में मैट्रिक्स सीख रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने छोटे बच्चों की तरह समझाया हो कि -2 किया हुआ। ठीक है, सीधा लेके आ सकते हैं ना, सीधा लेके आ सकते हैं ना वैसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेके जा सकते। ठीक है, कर सकते हो वैसे। ठीक है, और जो ओ होता है नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को अगर किसी में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उसमें कुछ खास उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो गया सर। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स आ गया पूरा जय? हाँ जी आ गया सर। ठीक है, गुड। हाँ भी बाकी सबका आया? सिर्फ 2 ही बच्चों का हुआ क्या? समझोत, अभिनीत, सौरभ? हो गया सर। ओके, समझोत हो गया। हाँ अभिनीत Yes, हो? sir. ओके, अभिनीत हो गया। सौरभ तू रह गया, सिर्फ जल्दी कर। ठीक है, एग्जांपल 9 सोल्व करो यार, पेज नंबर 70 पे एग्जांपल 9 सोल्व करो, वो भी इजी है। दो में x प्लस वाई गिवन है, x माइनस वाई गिवन है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y आ जाएगा। यू नीड टू फाइंड x एंड y। कर दो जल्दी से सोल्व भाई, इसको पूरा सोल्व करो। ठीक है, वो लगता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाती है और क्या। ठीक है, कुछ गलती होगी तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो पूरे सोल्व करो, ऐसे मतलब वो मत करो, ईजी है बट फिर भी एक बार सोल्व कर लो। ठीक है, हो गया सर। क्या हो गया? ओके, एग्जांपल 10 भी सोल्व कर दो यार। एग्जांपल 11 तक सारे सोल्व कर दो। ठीक है, एग्जांपल 10 एग्जांपल 11, एग्जांपल 11 तक कर सकते हो फिलहाल तुम लोग, क्योंकि एग्जांपल 11 तक कर दो। बस थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ मजदूरी है बस। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते रहना, वैल्यू निकालते रहना। भाई जल्दी सोल्व कर दो एग्जांपल 11 तक सारे। सभी 11th क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे यार। ठीक है, 11 तक सोल्व कर लो सारा। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें डिक्रीज फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज किया है, तो सितंबर वाला माइनस अक्टूबर वाला करेंगे कि सितंबर में कितनी सेल थी, सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज आया, सितंबर वाला माइनस अक्टूबर वाला करेंगे।
ठीक है, बाद में कितना डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो सितंबर माइनस अक्टूबर करेंगे, ठीक है, ओके। और लास्ट वाले में 2% ऑफ प्रॉफिट ग्रोस सेल्स, जितनी भी टोटल सेल्स है उसका 2% ले लेंगे, मतलब वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है मैट्रिक्स का, हर टर्म को 2/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। जैसे आप 2/100 से मल्टीप्लाई करोगे ग्रोस सेल को, तो आपका हर उस पर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अपन आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा सीखने वाली चीज है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सी मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे मान लो मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए इंटू बी, इसमें ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए पहली बात। इसमें क्या होना चाहिए, अगर मान लो ये 3 into 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 into 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आप ए इंटू बी करना चाहते हो, अगर आप ए इंटू बी करना चाहते हो, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स should be equal to number of rows of B, ठीक है। इसमें a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, उसको अपन प्रूव भी करेंगे, a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, और जरूरी नहीं है कि अगर a इंटू बी हो सकता है तो b इंटू ए हो भी सकता होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। कंडीशन क्या रहती है, अगर आप a इंटू बी करना चाहते हो, पहले वाले जो भी पहला होगा, अगर आप a इंटू बी करना चाहते हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A should be equal to number of rows of B। अगर आप B into A करना चाहते हो, अगर आप B into A करना चाहते हो तो इसके कॉलम्स और इसके रोज वो इक्वल होने चाहिए। जो भी आप करना चाहते हो, फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रोज इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले के रो, ठीक है। चाहे A into B करना है, चाहे B into A करना है, चाहे A into C करना है, चाहे C into A करना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट वाले के कॉलम्स सेकंड वाले के रो के इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें ये मैटर करता है कि a इंटू बी लिख रहे हो आप या b इंटू ए लिख रहे हो, ठीक है। उसमें तो a प्लस बी बी प्लस ए सेम ही चीज थी, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, a इंटू बी अलग चीज है, b इंटू ए अलग चीज है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, चलो मान लो गिवन कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, गिवन कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। अब मैं आपको पेज नंबर 74 पे एग्जाम्पल 12 सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, वहीं से अपन समझेंगे कि सोल्व कैसे करेंगे। हमें a इंटू बी निकालना है 6 9 2 3, और b क्या है 2 7 6 0 सॉरी 6 9 0 8, ठीक है। ये है, देखो पहले वाला मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 और दूसरे वाला मैट्रिक्स है 2 इंटू 3। तो पहली बात तो ये बताओ, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं, ठीक है। अब यार जो ऑर्डर बनेगा ना, जो ऑर्डर बनेगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज आएगा यहाँ से, नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे यहाँ से, ये दोनों बीच में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। 2 इंटू 3 का ऑर्डर बनेगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3, यानी कि अगर आप 3 इंटू 4 और 4 इंटू 7 वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी 3 इंटू 7 ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर डिसाइड होता है, जैसे ये वाला है 2 इंटू 2 और ये वाला है 2 इंटू 3, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब बनेगा कैसे 2 इंटू 3 का, सी 2 इंटू 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23, यही 6 एलिमेंट्स होंगे 2 इंटू 3 में। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही 6 एलिमेंट्स होंगे ना, जो ऑर्डर बनेगा उसमें यही 6 एलिमेंट्स होंगे। यस सर। अब देखो पहली रो के एलिमेंट्स पहली कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टी होंगे, 6 इंटू 9, देखो पहले वाला पहले वाले के साथ, ये पहली रो पहली कॉलम मल्टी होती है, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे ना, ऑब्वियसली ये ऑर्डर सेम रखते थे अपन, ठीक है, सेम होता था तभी हम मल्टी कर पाते थे। तो ये पहली रो के एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग पहली कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टी होंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, 6 इंटू 2 हो गया 12 प्लस 9 इंटू 7 हो गया 63, 9 7 से मल्टी होगा, 6 2 से मल्टी होगा, पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के साथ, और ये हमेशा ऐसे होगा, यहाँ पे जितनी एलिमेंट्स होंगे जितनी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, तभी हम बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तभी करती है कि जितनी इसकी कॉलम्स है उतनी इसकी रोज है। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, तो 9 इंटू 7 63 प्लस 6 इंटू 2 12, तो 63 प्लस 2 75। पहली रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 1, तो यू विल गेट एलिमेंट A11, ये जो 75 बनेगा
पहली रो को पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी A11, पहली रो पहला कॉलम। किसी को डाउट कि कैसे आया 75? एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, मतलब पूरा जब सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, अब ये वाली रो दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 6 × 9 × 6 × 9 36 + 81, 36 + 81 कितना हो गया 7, 117। ठीक है, अब 117, लेकिन ये कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे आएगा 117 या यहाँ पे आएगा 117, वो देख पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A12 आएगा, तो ये वाला 117 ठीक है। ठीक है, दूसरे रो को अपने को इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये वाला पहली रो दूसरा कॉलम तो A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम तो A12 आएगा। अब जब ये पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 6 × 9 0 × 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 0 + 9 × 8 72 बन जाएगा। तो पहली रो तीसरा कॉलम, ये समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही हर रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब जैसे ये दूसरी रो है तो ये भी इंडिविजुअली तीनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 × 3 2 × 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 × 2 4 + 3 × 7 21 तो 25 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे दूसरी रो पहला कॉलम तो A21, कौन सा एलिमेंट बना है A21, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 12 × 39। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 24, ये बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो आप, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ठीक है सर समझ नहीं आया। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब आप ये को एग्जांपल खुद करने की कोशिश करो। एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13, इसमें आपको A × B भी निकालना है और B × A भी निकालना है। ठीक है, और आपको ये शो करना है कि दोनों इक्वल ही नहीं है। इक्वल तो क्या, मेरे को लगता है उनका ऑर्डर भी सेम नहीं आएगा, तो जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वल तो क्या ही होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ A × B और B × A तो निकालना है, वो निकालो। अब जिसको डाउट आता है पूछना बीच में। ठीक है, A × B और B × A, पहले A × B सोल्व करो सभी। एवरीवन फाइंड आउट A × B क्या होगा। ठीक है, करो सोल्व। अच्छा अभिनीत, अगर मान ले फर्स्ट वाला है 3 × 6 ऑर्डर का और दूसरे वाला है 6 × 4 ऑर्डर का, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे? अभिनीत क्या हो पाएंगे। अच्छा, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा फिर? 3 × 4 3 × 4, बिल्कुल ठीक है। तो कट सॉल्व।